लास्ट हमने देखा था कि जो मंडल कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट आई, रिकमेंडेशंस आई थी, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था कि क्या उसकी रिकमेंडेशंस थी और उसके बाद हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारी जो राजनीति है, उसमें किस तरीके का चेंजमेंट आया था। अब हमारा जो नेक्स्ट पेज नंबर 184 पे आता है वो आता है कॉम्युनलिज्म के बारे में, सेकुलरिज्म एंड द डेमोक्रेसी के बारे में। मतलब किस तरीके से आने वाले टाइम में क्या यहाँ पर सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और जो लोकतंत्र है उसमें किस तरीके का चेंजमेंट आएगा। देखो, अगर मैं बात करूँ, ये जो एक कॉम्युनलिज्म टर्म है, जो सेकुलरिज्म और जो डेमोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री में अगर हमें डेमोक्रेसी रखनी है तो हमें कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता है उसको बना के रखना पड़ेगा, तभी कोई कंट्री प्रॉपर तरीके से लोकतंत्रात्मक हो सकती है। तो अगर देखा जाए कि जो लॉन्ग टर्म की जो डेवलपमेंट हुई हमारे यहाँ पर, जो हमने पीछे देखा 1952 से लेकर और जो हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं 1989 तक के टाइम पीरियड में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिलीजियस आइडेंटिटी थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पैक्ट डालती थी हमारे जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर, क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। फिर हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ में आप अलग अलग कम्युनिटीज़ को देखोगे, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी भी आती है, क्रिश्चियंस भी आते हैं, सिख भी आते हैं और बहुत सारे हैं। लेकिन इन सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे रिलीजन पे पड़ता है। अगर आप देखोगे कि जो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक जो टर्म है उनके बारे में हम चैप्टर 6 में भी देख चुके हैं कि जो इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी के टाइम पर जैसे एक पार्टी थी जिसको हम भारतीय जनसंघ के नाम से जानते थे, उस भारतीय जनसंघ ने अपने आप को मर्ज कर लिया था जनता पार्टी के साथ, जिन्होंने 1977 से लेकर और 1980 तक, मतलब 1977 से लेकर 1980 तक रूल किया था। और बाद में 1989 में, मतलब 1989 में वो नेशनल फ्रंट के साथ मतलब अपना रोल प्ले करती है, नेशनल फ्रंट के नाम से जानी जाती है, जिसमें बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट उसको कहीं ना कहीं सहयोग देते हैं और जनता पार्टी का रूल रहता है। लेकिन जहां पर पहले भारतीय जनसंघ ये वाली जो पार्टी है पहले किसके साथ मिली थी, जनता पार्टी के साथ, लेकिन बाद में ये अपना डिवीज़न कर लेती है। मतलब इससे जनता पार्टी है जो, उसमें जब इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाते हैं तो यहाँ पर ये अपनी एक नई पार्टी बनाती है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, जो आज के टाइम में बीजेपी मतलब भाजपा के नाम से जानी जाती है। तो जब यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट होकर और ये जो जनसंघ है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई 1980 में, तो यहाँ पर जो बीजेपी है उन्होंने देखा कि जो हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो जनसंघ स्टार्टिंग से ही जैसे कि रिलीजन के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देता था, और स्पेशली हमारा वो तबका जो जैसे ओबीसी कैटेगरी है, जो जिनके लिए हमने मंडल कमीशन बनाया था, तो कहीं ना कहीं ये जो जनता पार्टी है उन्होंने रोल प्ले किया था, लेकिन उसमें इनरोलमेंट हमारा जनसंघ का भी था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लोग राजनीति है जो उसमें जो रिलीजन है या हमारी जो कॉम्युनलिज्म मतलब जो सांप्रदायिकता उसको थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये कहीं ना कहीं जो गांधीयन सोशलिज्म, मतलब जैसे हमारे गांधी जी हमेशा से ये एक ऐसा समाज चाहते थे जो हमारा बेस है वो किससे स्टार्ट हो, हमारे विलेज से, और अगर विलेज की डेवलपमेंट होगी तो आगे हर एक एरिया की डेवलपमेंट होगी। तो गांधी की जो सोच थी सोशलिज्म में, समाजवाद में बिलीव करना, तो हमारी जो बीजेपी पार्टी है उसकी भी आइडियोलॉजी यही थी कि हमें कहीं ना कहीं हमारे समाज की हेल्प करनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पॉलिटिक्स में जो उनकी पकड़ है वो एज इट इज़ बनी रहेगी। बट इट डिड नॉट गेट मच सक्सेस इन द इलेक्शंस हेल्ड इन द 1980। जब यहाँ पर बीजेपी पार्टी बनाई जाती है तो 1980 में, मतलब इस सोच से जो गांधीयन सोशलिज्म है उससे उनको ज़्यादा कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता 1980 और 1984 में, क्योंकि 1977 से जब 1980 तक ये लोग रहते हैं, जनता पार्टी का रूल रहता है, तो यहाँ पर जनता पार्टी है जो वो सिर्फ सिंगल एक पार्टी नहीं थी, बहुत सारी पार्टीज़ को जो अपोजिशन है उन्होंने उनको सपोर्ट किया, जिसमें हमारी बीजेपी पार्टी है जो जिसको जनसंघ के नाम से जानते थे वो भी उसमें इनरोल थी। तो 1980 और 1984 में जब दो बार इलेक्शन हुए तो उस टाइम पर इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, मतलब जो अपने चुनाव हुए उसमें लोगों के सामने यही विचारधारा रखी कि हम सोशलिज्म को ज़्यादा फॉलो करेंगे। लेकिन वहाँ पर इनको इलेक्शंस में ज़्यादा एक तरीके से फ्रीडम, मतलब एक तरीके से कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। और उसके पीछे का रीज़न क्या है कि लोगों को ग्रोथ चाहिए, उन्हें ये नहीं देखना कि सोशलिज्म के बिहाफ पर किसका प्रॉफिट हो रहा है किसका नहीं हो रहा, लोगों को वो चाहिए कि वो इंडिविजुअली उनका क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जब 1986 की बात करेंगे हम, तो जो पार्टी है वो अब यहाँ पर गांधीयन जो सोशलिज्म की सोच है उसको छोड़कर एक नई टर्म पर ध्यान देना स्टार्ट करेगी, जिसको हम हिंदुत्व के नाम से या हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट के नाम से जानेंगे। मतलब एक ऐसी सोच जहाँ पर हम हिंदू धर्म या हिंदूपन
या हिंदुत्व पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं और लोगों को मतलब जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना उन पे ज़्यादा जोर देना, क्योंकि वो मेजोरिटी में है। बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ आती है लाइक आपकी मुस्लिम कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी है वो सारी की सारी माइनॉरिटी में आती है। लेकिन जहाँ पर आपकी 60 to 70% आपके हिंदू हैं तो कहीं ना कहीं किनका सपोर्ट मिलेगा, उन हिंदू लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली ये लोग मेजोरिटी में आ जाएंगे और ये अपनी सरकार बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हिंदुत्व है लिटरली मीन्स था हिंदूनेस, मतलब एक हिंदूपन जो है वो उसमें तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। ये जो टर्म है वो जर्नली वीडी सावरकर ने जनरेट की थी और बेसिस ऑफ द इंडियन, मतलब ये जो टर्म बनाई गई है वो किसके बिहाफ पर कि भाई जो हिंदू लोग हैं जो अपनी भाषा हिंदी और उर्दू का जो मिक्सचर होता है उसको हिंदुत्व के नाम से जानते थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बेनिफिट के लिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे समाज को अगर हम लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो शायद उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो सकते हैं। हम सिर्फ समाज के एक तबके को जो ज़्यादा मेजोरिटी में है अगर उनको लेकर चलेंगे तो हम इलेक्शन में जीत सकते हैं। तो इट बेसिकली meant दैट टू बी मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशन एवरीवन मस्ट नोट ओनली एक्सेप्ट इंडिया एज देयर फादरलैंड। और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि मैं तो इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो दैट मीन्स आई एम हिंदू, मतलब कि भाई मेरी जो फादर की लैंड है मतलब पितृभूमि है वो यही है। नहीं, तुम्हें सिर्फ इसको ये नहीं कहना कि हम फादरलैंड में हैं, मतलब एक तरीके से अगर जो भी लोग इसको अपनी होली लैंड मानेंगे मतलब पुण्य भूमि मानेंगे इंडिया को, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हिंदू धर्म में आ जाते हैं। तो हमें उन लोगों पर ध्यान देना है जो इंडिया के लिए एक रिस्पेक्ट रखते हैं, भले ही वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हों। अब ऐसा थोड़ी ना कि जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है यहाँ पर वो इंडिया से किसी भी तरीके का लगाव नहीं रखती, वो सिर्फ पाकिस्तान से रखती है, नहीं, उनके अंदर भी ये कहीं ना कहीं वो इस प्लेस को होली लैंड के नाम से जानते हैं और ये पुण्य भूमि मानते हुए लोग उनको किस में कंसिडर कर सकते हैं, हिंदुत्व की भावना में कंसिडर कर सकते हैं। तो बिलीवर्स ऑफ द हिंदुत्व आर्ग्यू दैट ए स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन कल्चर। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी स्टार्टिंग से 1980 और 84 में देख चुका है कि जो गांधीयन सोशलिज्म है अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हमें नहीं होता। लेकिन अगर हम अपनी इंडिया के कल्चर को अपना बेस बनाएं, अपनी आइडियोलॉजी बनाएं, अपनी विचारधारा में उसे ऐड करें तो लोग हमारे साथ ज़्यादा कनेक्टेड होंगे और कहीं ना कहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट गेन करके और यहाँ पर रूल कर पाएंगे और लोगों की भलाई के लिए काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर टू डेवलपमेंट्स अराउंड 1986 बिकम सेंट्रल टू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एज ए हिंदुत्व पार्टी। जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने अपने आप को फेमस किया कि हम एक हिंदुत्व पार्टी है, हिंदू जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादातर हम वर्क करना चाहते हैं, जो इस इंडिया कंट्री है जो उसके लिए एक पुण्य भूमि मतलब एक होली लैंड की तरह इसे ट्रीट करेगी, एक अच्छी कंट्री मानेगी, हम उनकी डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पर। द फर्स्ट वॉज द शाह बानो, जैसे कि एक केस हुआ था शाह बानो का और 1985 में हुआ था। तो यहाँ पर एक 62 ईयर्स ओल्ड एक लेडी है, मुस्लिम लेडी है, तो वहाँ पर हुआ क्या कि उसने एक केस फाइल किया अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कि भाई मतलब उनके हस्बैंड ने शायद कहीं और शादी कर ली तो वो उनके एक्स हस्बैंड माने जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरी जो कंजप्शन है उसके लिए मुझे कुछ अलाउंस चाहिए और ऑब्वियसली मैं अब मतलब उस लेडी ने दूसरी शादी नहीं की तो कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया। तो यहाँ पर जब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में लेडी है जो वो शाह बानो उसके फेवर में रिजल्ट देती है और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए एग्री होते हैं कि भाई जो उनके एक्स हस्बैंड है उनको वो मंथली अलाउंस देना पड़ेगा अपनी वाइफ को। तो इस पे जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम पर्सनस हैं मतलब रूढ़िवादी जो मुस्लिम पर्सनस है वो इस पर एक एलिगेशन लगाते हैं किस तरीके का कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है मतलब एक तरीके से जो मुस्लिम समाज है उसका जो खुद का कानून है उसमें कहीं ना कहीं जो हिंदू लोग हैं ना वो एक तरीके से इंटरफेरेंस कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं रोक टोक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नियमों को वो हमारे ऊपर गलत तरीके से नहीं थोप सकते, ये हमारे नियम है, हमारी कम्युनिटी है कि हमें अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कैसे रहना है। जब तुमने एक टर्म जनरेट कर ली कि हम तो हिंदुत्व पार्टी हैं तो तुम अपने हिंदू रिलीजन तक वो रखो, उनको उनके जो केसेस हैं उनके बारे में सोचो क्या करना है। तो ऑन द डिमांड ऑफ द सम मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 दैट न्यूलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो यहाँ पर जो काफ़ी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो हमारी ये गवर्नमेंट है तो बीजेपी गवर्नमेंट को एक लॉ पास करना पड़ा अकॉर्डिंग टू दिस कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो गलत है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से दूसरी कम्युनिटी की जो चीज़ें हैं या जो उनका खुद का जो कानून है
उनमें किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। और इसके बाद यहाँ पर कुछ नए रूल रेगुलेशंस बनाए गए, लेकिन जो नए तरीके के रूल रेगुलेशंस बनाए गए उसमें बहुत सारी जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ऐसे संगठन हैं जो वहाँ की औरतों के लिए काम करती है, और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ग्रुप्स भी हैं और ऐसे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग जिनको लगा कि शायद ये जो डिसीजन है ना वो गलत है। एक सुप्रीम कोर्ट है तो वहाँ हम किसी भी रिलीजन के बिहाफ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई जो भी केस आया उस केस की प्रॉब्लम क्या है। वहाँ पर वो शाह बानो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से होती या हिंदू कम्युनिटी से होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दोनों ही चीज़ों में एक जैसा होता। तो द बीजेपी क्रिटिसाइज दिस एक्शन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट एज एन अननेसेसरी कंसेशन एंड द अपीसमेंट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो यहाँ पर जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये जो एक्ट पास करवाया उस टाइम पर, तो उसको बीजेपी ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा 1989 तक हमारी जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन 1989 के बाद हम लोगों की नेशनल फ्रंट आ जाएगी तो कांग्रेस पार्टी ने जो एक ये एक्ट पास करवाया उसकी वजह से जो बीजेपी पार्टी है उसको मौका मिला किसको, कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करने का, कि कहीं ना कहीं ये तो माइनॉरिटी को सिक्योर करने के में ज़्यादा ध्यान देती है और कहीं ना कहीं जो हिंदू लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रही। और बात सिर्फ रिलीजन की नहीं है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम कम्युनिटी है, बात है इक्वलिटी की। चाहे वो लेडी है या फिर कोई जेंट्स है, मतलब जेंडर कोई भी हो, डज नॉट मैटर, लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सोल्यूशन शायद सुप्रीम कोर्ट दे सकता है तो वहाँ पर तुम कम्युनिटी को मत लेके आओ। जबकि बीजेपी को स्टार्टिंग से ही पता था, क्योंकि 1980 और 84 में जब वो हार गई थी और आपकी कांग्रेस पार्टी की ही जीत हुई थी, तो वहाँ पर उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन कर लिया था कि जो कांग्रेस पार्टी है ना वो हमेशा वो वर्क करती है जो रिलीजन के बिहाफ पर, मतलब लोगों को अपनी तरफ करना, चाहे वो रिलीजन के बिहाफ पर हो या किसी दूसरे तरीके के डिसीजन देकर हो। तभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया था कि हम हिंदुत्व टर्म को ज़्यादा जनरेट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा हिंदू की है। अब नेक्स्ट वन आता है अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में। द सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द ऑर्डर बाय द फैजाबाद कोर्ट इन द फरवरी 1986। 1986 ईस्वी में यूपी में एक फैजाबाद एक प्लेस आता है, वहाँ के हाई कोर्ट है जो, उन्होंने एक डिसीजन दिया था। और डिसीजन क्या था कि द कोर्ट ऑर्डर दैट द बाबरी मस्जिद premises बी अनलॉक्ड सो दैट द हिंदूज कुड ऑफर प्रेयर एट द साइट विच दे कंसिडर्ड एज ए टेम्पल। अब 1986 में जो सरकार थी वो किसकी थी, हमारी कांग्रेस की थी। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी है जो, या तो आप ये लगा लो कि कांग्रेस पार्टी के इनरोलमेंट से ऐसा हुआ, तो अपील गई थी कि लोगों ने, जो हिंदू लोग हैं उन्होंने अपील डाली कि भाई जो बाबरी मस्जिद है वो प्लेस है जहाँ पर कभी राम मंदिर होता था। अब राम मंदिर था तो ऑब्वियसली हम हिंदू लोगों को राइट होना चाहिए कि हम उस प्लेस पर जाकर पूजा पाठ कर सकें, लेकिन आप यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दी गई है। तो उन्होंने बोला कि जो कोर्ट है, उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप इसका जो कोर्ट है मतलब एक तरीके से जो आंगन है कोर्टयार्ड, आप उसे ओपन कर दीजिए। जहाँ पर लोग ये मानते हैं कि मंदिर था तो वहाँ पर हिंदू लोग कहीं ना कहीं अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। ए डिस्प्यूट हैड बीन गोइंग फॉर मैनी डिकेड्स ओवर द मॉस्क नॉन एज द बाबरी मस्जिद एट अयोध्या। ये जो आपका बाबरी मस्जिद का इशू है वो काफ़ी आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है। और अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन भी निकलवा लिया है कि हम जो आपका अयोध्या का प्लेस है उस भूमि को 3 पार्टों में डिवाइड कर देंगे, जिसमें से हम एक हिस्से में राम मंदिर बनाएंगे, बाकी एक अखाड़े में दे देंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो एक तरीके की प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, वो काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है। इसके अलावा जो द बाबरी मस्जिद वॉज ए 16th सेंचुरी, ये आज की नहीं बल्कि एक तरीके से 1526 में उस टाइम पर जो आपके पहले मुगल रूलर थे बाबर, उनके एक जर्नल होते थे जिनका नाम होता था मीर बाकी। ये जो आपके मीर बाकी है ना, ये पर्सनली उनके एक सिपलाकार होते हैं, मतलब एक ऐसे जर्नल होते हैं, मतलब एक मिनिस्टर लगा लो आप एक तरीके से। तो वो जो पर्सन थे उनके द्वारा ये बनाई गई थी, लेकिन इसको बनाने का जो मेंटेनेंस और जितना भी अलाउंस है, पैसा दिया गया था, वो बाबर के द्वारा उसे दिया गया था। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो ये बाबरी मस्जिद बनवाई वो शायद बाबर ने, एक राम मंदिर यहाँ होता था उसको तोड़कर बनवाई गई थी ताकि वो अपने रिलीजन को यहाँ ज़्यादा स्प्रेड कर सके, क्योंकि वो खुद एक मुस्लिम था। लेकिन 1940 में, मतलब बनाई 1986 में से ओपन किया गया, लेकिन 1940 से ही यहाँ पर जब 16वीं शताब्दी में से बनाया गया तो 1940 में लोगों के बीच में इसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था। हिंदू लोग कहते थे ये हमारा क्षेत्र है, मुस्लिम कहते थे हमारा क्षेत्र है। तो 1940 के दशक से लेकर 1986 तक, मतलब 1986 तक इसे कम से कम 40 से 45 साल तक बंद रखा गया था। लेकिन बाद में लोगों की अपील के बाद इसे खोल दिया गया ताकि हिंदू और मुस्लिम अपने अपनी एरियाज़ में जाकर और वहाँ पर पूजा पाठ कर सकें। लेकिन ऑब्वियसली एक मस्जिद में
जाकर और एक हिंदू लोग पूजा पाठ करेगा तो शायद ना तो मुस्लिम लोगों को पसंद आएगा और ना ही हिंदू लोगों को पसंद आएगा, जिसकी वजह से एक रियोट मतलब दंगे की सिचुएशन आ जाती है। तो वैसा ही हम कुछ यहाँ देखने वाले हैं। एज सुन एज द लोग्स एट द बाबरी मस्जिद वर ओपन मोबिलाइजिंग बिगेन ऑन बोथ साइड्स। जब अगर आप देखोगे कि बाबरी मस्जिद को जब ओपन किया गया तो दोनों ही तरफ, हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में दोबारा से रियोट स्टार्ट हो जाते हैं। मैनी हिंदू एंड द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ट्राइंग टू मोबिलाइज देयर कम्युनिटीज ऑन द क्वेश्चन। कहीं ना कहीं वो लोग अपनी जो कम्युनिटी है उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखो ये तो हिंदू लोगों के सपोर्ट में फैजाबाद के जो कोर्ट है उन्होंने ये डिसीजन लिया है, और कहीं ना कहीं हिंदू लोग कहते हैं कि देखो ये मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा दिया गया ताकि हम यहाँ पूजा पाठ करें। सडनली दिस लोकल डिस्प्यूट बिकेम ए मेजर नेशनल क्वेश्चन। कहीं ना कहीं जो सिर्फ एक छोटी सी बात थी कि बस पूजा पाठ करना है, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया गया कि लोगों के मन में ये भावना डाल दी गई कि ये तो रिलीजन के ऊपर तुम्हारे साथ गलत किया जा रहा है। अब रिलीजन के बिहाफ पर तुम्हारे साथ गलत किया जाएगा तो तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल कर रही है ये तो सारा उस गवर्नमेंट का खेल है। और उस टाइम पर यूपी में आपकी जो सरकार थी वो बीजेपी की थी। यूपी में विधानसभा का जो इलेक्शन जिसने जीता था वो बीजेपी सरकार ने जीता था। और ये सारा का सारा जो काम है, ये जो डिस्प्यूट क्रिएट करना, मतलब रिलीजन के नाम पर दंगे कराना, वो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी का रोल के द्वारा किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में थी तो कांग्रेस पार्टी ने